हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। जो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 38 लेकर। अभी तक 37 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। समम स्कीम ये अभी हम लोगों ने पढ़ी है थोड़ी देर पहले ही, एक बार पहले ही पढ़ चुका हूँ, तब मैंने आपको सही पढ़ाया था। इसको अप्रैल 2014 लॉन्च किया था, अप्रैल 2014 में लॉन्च किया था। जो अभी 37 पार्ट डाला है उसमें मैंने 2004 बोल दिया है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी PDF जब आपको प्रोवाइड करूँगा कंपाइलेशन, तो मैं उसमें एडिट कर दूंगा, 2014 कर दूंगा। तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2014 एक बार पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो समम स्कीम के तहत रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलॉट किया है फंड स्टेट्स को, वो 553 करोड़ किया है। जो फिनेंशियल ईयर 2021 है उस दौरान कितना समम स्कीम के लिए अनाउंस किया गया था? 1033 करोड़। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग इनको ऐड करना भूल गए, लेकिन वीडियो डाले हुए काफ़ी देर नहीं हुई है, इसलिए आप ऐड कर सकते हैं। तो समम स्कीम अप्रैल 2014 1033 का अलॉटमेंट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और जिसमें से 553 करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है स्टेट्स के लिए। आप याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2000 में, सन 2000 में पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया था। इस बार का थीम क्या है? थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये है इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे का थीम। रिसेंटली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यूथ एंड कोविड-19 रिपोर्ट जारी की है। क्या? यूथ एंड कोविड-19। इस रिपोर्ट में ILO ने कहा है कि कोविड-19 के कारण वर्ल्ड के 50% यूथ डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे या फिर हो सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, यूथ एंड कोविड-19 रिपोर्ट ILO ने जारी की है इंटरनेशनल यूथ डे वाले दिन। थीम क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अभी मैं यूट्यूब पे नाबार्ड मेंस यानी नाबार्ड ग्रेड 2 मैंने ऐसे ही सर्च किया, बहुत सारी वीडियोस पड़ गई हैं पिछले 1-2 दिन में। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे वो वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियोस अगर पहले पड़ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। मैं 20th ये सीरीज़ हमारी चली रही थी, और मोस्टली ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सीरीज़ है अपनी। थोड़े बहुत स्टैटिक मॉड्यूल कवर हो जाते हैं 360 डिग्री की वजह से। ये सीरीज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद मैंने पहले बोला है 65+ स्कोर जो है इस सीरीज़ से हमें लाना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो भले ही आप किसी भी वीडियो को देखिए। मैं अपनी भी वीडियो की बात कर रहा हूँ। अगर 20 के बाद मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, नाबार्ड वैसे मैं डालूंगा ही, 20 के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप बिल्कुल मत देखिए। आप रिवीजन पे ही फोकस कीजिए अगले 3 दिन, 21, 22, 23। ये जो है आपका रिवीजन ही रहना चाहिए, और बढ़िया से आप रिवीजन करिए, कोई भी मत वीडियो देखिए इस दौरान। आज का सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा रिसेंटली ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, अपना टैक्स टाइम पे करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएगा ये प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ टैक्स पेयर्स को भी एम्पावर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्ट टैक्स के लिए है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। PM मोदी ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म की कुछ खास बातें बता लेते हैं। 25 सितंबर, कब से? 25 सितंबर 2020 के बाद से जो टैक्स असेसमेंट होगा वो फेसलेस होगा। क्या मतलब कि आपको टैक्स पेयर ऑफिसर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? कई सारी बार्गेनिंग होती है रिश्वत वगैरह की, ये सब जो है बर्डन आपके दिमाग से कम हो जाएगा। तो 25 सितंबर 2020 के बाद जितना भी टैक्स का असेसमेंट या फिर अपील होगा वो फेसलेस होगा, आप रखिएगा। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में ये भी कहा गया है, इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग के दौरान ये भी कहा गया टैक्स पेयर चार्टर्स भी बनाए जाएंगे फ्यूचर में टैक्स पेयर को बेनिफिट करने के लिए। देखिए, टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इससे हम लोग फुल्ली फ्रीडम के साथ अपना टैक्स पे कर सकते हैं, और कोई भी कंप्लेन हो तो इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पर सजेशन देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर कौन है इस समय? निर्मला सीतारमण जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? वही अनुराग ठाकुर जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग पर सजेशन के लिए ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें क्या होगा?
देखिए ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। उन्होंने कहा है जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए। मतलब कोविड-19 क्राइसिस आया तो कई सारी कंपनीज ने बोल दिया कि हम छटनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो रतन टाटा जी ने कहा कि अगर ऐसे समय में आप करते हैं तो आपसे गिरा हुआ काम कोई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कई सारी फर्म्स ने अपनी छटनी कैंसिल कर दी। वैसे भी रतन टाटा ही हैं। तो ज्ञानेश्वर सिंह कमेटी ने कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो आप हेल्थ के लिए उनकी करते हैं, सोशल वेलबींग के लिए करते हैं, उनको उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। अभी क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन कहा गया है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए जितने भी नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। जो हमारे ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं इन्होंने कहा है कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मैंडेटरी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी फ्यूचर में इस रिपोर्टिंग के दायरे में लाना चाहिए। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपका जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है ये बदल के हो जाए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। कमेटी का नाम है देखिएगा ज्ञानेश्वर कुमार सिंह कमेटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्टर कौन है मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में GMCP ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया द्वारा कितना फंड अनाउंस किया गया है। तो मालदीव में इंडिया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है। इसके लिए इंडिया द्वारा टोटल $500 मिलियन का फिनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। $500 मिलियन जो इंडिया ने दिया है उसमें $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है, जबकि $100 मिलियन का ग्रांट है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। हो सकता है सिर्फ आपसे इतना ही पूछ रहे हैं कि मालदीव को कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए $400 मिलियन का। अगर ग्रांट की बात करें तो $100 मिलियन है और टोटल की बात करें तो $500 मिलियन हो जाएगी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च कर दिया। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट लॉन्च तो ये पहले की जा चुकी थी 2019-20 के बजट के दौरान, यानी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की थी। रिसेंटली इसका 3rd राउंड अनाउंस किया गया है और कुछ चेंजेस किए गए हैं इस स्कीम में, तो इसीलिए ये स्कीम चर्चा में थी। आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत नेशनल ओवरसीज स्कीम रन की जाती है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरी बात 100 जो लोअर इनकम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन कंट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए या फिर उससे ऊपर PhD वगैरह की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लो इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 90 SC कम्युनिटी से होने मस्ट हैं। जो 100 स्टूडेंट्स हैं 90 तो आपके ST कम्युनिटी से होंगे, लेकिन 100 का 30% यानी 30 सिर्फ फीमेल होनी चाहिए, ये भी कंपलसरी है। चेंज क्या हुआ है, देखिए चेंज ये हुआ है कि पहले नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में जो इनकम क्राइटेरिया था, फैमिली इनकम का क्राइटेरिया, वो था 6 लाख। अब इसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, यानी 8 लाख तक की अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आप इस स्कीम के लिए भागीदार मतलब कि एलिजिबल हैं। साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स जो पहले 55% थे ग्रेजुएशन के दौरान, अब उनको बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा टफ कर दिया गया, पता नहीं मार्क्स के पीछे क्यों भागती गवर्नमेंट। UPSC का एग्ज़ाम 33% मार्क्स पे होता है, जो कि इंडिया की सबसे बेहतर सर्विस है। तो UPSC को भी फॉलो तो नहीं, 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी लोगों ने। खैर देखिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम मिनिमम 18 ईयर एज होगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 ईयर एज, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है, आप लिखेगा। तो 100 स्टूडेंट्स को सुना जाता है, बैचलर कोर्सेज इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है। तो फिनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रहा है 6.62 लाख करोड़, यानी अप्रैल से जून के दौरान इंडिया को 6.62 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हुआ है। फिस्कल डेफिसिट मतलब अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो हम उधार लेते हैं, डेट लेते हैं, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का टारगेट क्या है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 7.96 लाख करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में ही 6.62 लाख करोड़ हो गया, जो कि टोटल टारगेट का 83% है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और
चीज़ें बताई हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट, नाम क्या है, DK पंत जी ने, हम वो भी लिख लेते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो फिजिकल डेफिसिट वो 8% तक जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन टारगेट क्या है 3.5%, तो बढ़ा जा सकता है। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट को फर्स्ट क्वार्टर में 1.53 लाख करोड़ का, कितना 1.53 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिला है फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि बजट के एस्टिमेट से 7% कम है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्स शेयर के रूप में जो ये रेवेन्यू मिला था 1.53 लाख करोड़, टैक्स शेयर के रूप में स्टेट्स को 1.34 लाख करोड़ ट्रांसफर भी कर दिया है, जो कि लास्ट टाइम से 14,588 करोड़ कम है। एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक्सपेंडिचर फर्स्ट क्वार्टर में 8.15 लाख करोड़ है, जो कि बजट एस्टिमेट का 27% प्लस है, अधिक है। तो एक्सपेंडिचर तो आप सभी को पता है, आत्मनिर्भर भारत। नया क्वेश्चन है, 15th फाइनेंस कमीशन ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में HLEG ग्रुप बनाया है। HLEG मतलब हाई लेवल ग्रुप बनाया है ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय 15th फाइनेंस कमीशन, यानी जो NK सिंह है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन, उन्होंने रिसेंटली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक HLEG बनाया है। इसके अध्यक्ष होंगे संजीव पुरी जी। संजीव पुरी जी की अध्यक्षता में HLEG बनाया गया है। इसमें ये बताया गया है, मतलब कि जो काम दिया गया हमको, क्या काम दिया गया, काम दिया गया है ये कि स्टेट्स गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस इंसेंटिव कैसे दिया जाए, इस पर सजेशन करें। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस अच्छा करेंगी तो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट भी बेहतर होगा। संजीव पुरी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। अगले 5 वर्षों के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा उस पर सजेशन देना है संजीव पुरी कमेटी को, यानी फिनेंशियल ईयर 21 तो चल ही रहा है, फिनेंशियल ईयर 25 तक। तो ये इस दौरान इनको एक रिकमेंडेशन देना है, स्टेट्स की परफॉर्मेंस के दौरान उनको कैसे इंसेंटिव दिया जाए। जो फाइंडिंग्स हैं इस संजीव पुरी कमेटी की, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर में, यानी अगले कुछ वर्षों में, जो इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट है वो $40 बिलियन से, कितना $40 बिलियन से बढ़कर $70 बिलियन तक हो सकता है, जिससे 7 to 10 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट होंगे, यानी 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जॉब्स भी क्रिएट होंगे। रिकमेंडेशन क्या किया है संजीव पुरी ने? संजीव पुरी ने रिकमेंडेशन किया है कि 22 क्रॉप्स पर हमें डिमांड ड्रिवन अप्रोच अपनानी चाहिए। 22 क्रॉप्स के लिए ही आपका MSP डिसाइड होता है, तो उन क्रॉप्स पर हमें डिमांड ड्रिवन अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसी मांग उसी हिसाब से उत्पादन उसका होना चाहिए। साथ ही साथ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्लान बनाती है। इन्होंने कहा है संजीव पुरी कमेटी ने कि स्टेट लेड एक्सपोर्ट प्लान बनने चाहिए, क्योंकि स्टेट को बेहतर पता है कि उसके यहाँ किसकी पैदावार ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ अभी तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की फील्ड में प्राइवेट सेक्टर नहीं आया है, इन्होंने कहा है प्राइवेट सेक्टर भी होना चाहिए। सबसे खास रहा है कि संजीव पुरी ने यह कहा है कि वैल्यू चेन क्लस्टर बनने चाहिए, कि हम प्रोसेसिंग के बाद मतलब कि वैल्यू इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो वैल्यू चेन क्लस्टर का भी सजेशन दिया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने संजीव पुरी HLEG बनाया था, हाई लेवल ग्रुप। नया क्वेश्चन है, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, यानी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो यूनाइटेड नेशन द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। यूनाइटेड नेशन की कोई भी संस्था हो, यूनेस्को, यूनिसेफ, जब इनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है तब कई बार यही लिखने को आता है यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी की। तो रिसेंटली इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी की है। आपको पता होना चाहिए क्या कहा है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर से 24 मिलियन चिल्ड्रंस स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा है पैंडेमिक के कारण 42 to 66 यानी 42 से लेकर 66 लाख चिल्ड्रन एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे। थर्ड एनालिसिस इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 188 कंट्रीज ने नेशन वाइज लॉकडाउन लगा दिया था, यानी पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे 1.5 बिलियन चिल्ड्रंस और यंग जो अफेक्ट हुए हैं, जो यंग यूथ थे वो अफेक्ट हुए हैं 1.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECLGS मतलब कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसकी रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी एंटिटी, सिंगल एंटिटी या फिर इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं? तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी को। गाइडलाइंस रिवाइज हो गई हैं, देखिए डेट चेंज नहीं हुई है, आप ध्यान रखिएगा। ECLGS स्कीम MSME सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए लॉन्च की गई थी। 3 लाख करोड़ का लोन डिस्पर्स किया जाना था
ECLGS स्कीम के तहत। इसमें क्राइटेरिया ये था कि 29 फ़रवरी यानी 29 फरवरी 2020 को अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, उसकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ है, तो वो ECLGS स्कीम के तहत लोन ले सकती है अपनी टोटल आउटस्टैंडिंग का 20%। अब इसको चेंज कर दिया गया है इन दोनों को। अब कहा गया है कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ है, तो वो अपना आउटस्टैंडिंग का 20% लोन ले सकती है आपके ECLGS स्कीम के तहत। तो पहले 25 करोड़ था आउटस्टैंडिंग का क्राइटेरिया, तो कोई भी कंपनी 5 करोड़ तक का लोन ले सकती थी। अब 50 करोड़ हो गया आउटस्टैंडिंग का क्राइटेरिया, तो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 10 करोड़ तक का लोन ले सकती है। तो ECLGS स्कीम के तहत टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% ही बारो किया जा सकता है। आप टर्नओवर 250 करोड़ है और आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम 50 करोड़ हो, तभी आप बारो कर सकते हैं। कट ऑफ डेट क्या है? 29 फरवरी 2020 कट ऑफ डेट है ECLGS स्कीम के तहत। तो पहला चेंजेस हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा चेंज क्या हुआ है? अब इंडिविजुअल्स को भी बेनिफिशरीज के तौर पे देखा जाएगा, यानी इंडिविजुअल्स को भी फायदा मिलेगा ECLGS स्कीम का, चाहे आप प्रोफेशनल में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप ECLGS स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। ECLGS की बात कर लेते हैं। मई 2020 में लॉन्च की थी। ये गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी है। इसमें जो लोन टेन्योर होगा वो 4 ईयर्स का होगा और 1 ईयर का मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाएगा। मॉरिटोरियम पीरियड मत लीजिएगा, बहुत छिल जाएंगे आप। उसके अलावा कहा गया है कि जो बैंक ECLGS स्कीम के तहत लोन देंगी वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 1.25% ही एनुअल का रह सकती है, यानी इंटरेस्ट रेट पर कैपिंग लगाई गई है। NBFC के लिए कैपिंग क्या है? तो 14%। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कहा गया है कि 23 मई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक ECLGS स्कीम के तहत लोन दिए जाएंगे। लेकिन अगर 31 अक्टूबर से ही पहले 3 लाख करोड़ का लोन डिस्पर्स हो गया तो उसी दिन इसको समाप्त कर दिया जाएगा ECLGS स्कीम को। जो ये लोन दिया जा रहा है इसकी गारंटी कौन ले रहा है? तो ये जो लोन दिया जा रहा है ECLGS स्कीम के तहत, इसकी गारंटी लेगा NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। इसके द्वारा इसकी जो भी लोन दिया जाएगा उसका 100% गारंटी ली जाएगी। आप देखिएगा, देखिए जो ये आपका NCGTC गारंटी ले रहा है, इसके लिए जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोई भी गारंटी फीस भी नहीं ली जा रही है। NCGTC 2014 में स्थापित हुआ था। जब आपकी समम स्कीम लॉन्च हुई थी उसी दौरान NCGTC स्थापित हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के तहत कार्य करता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं। यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकार कोऑपरेटिव, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सहकार कोऑपरेटिव ये लॉन्च किया गया है NCDC द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सहकार कोऑपरेटिव यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा? कोई पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो उसके फॉर्मेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की सारी वीडियोस आपको सहकार कोऑपरेटिव चैनल पर मिल जाएंगी। तो NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। NCDC 1963 में स्थापित हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, आप याद रखिएगा। NCDC के 2 और इनिशिएटिव हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक है मिशन सहकार 22। मिशन सहकार 22 इसमें क्या है? फार्मर्स की इनकम को 2022 तक डबल करना है। एक तो ये इनिशिएटिव हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? सहकार मित्रा स्कीम। सहकार मित्रा स्कीम भी NCDC की ही स्कीम है। इसमें क्या है? इंटर्नशिप प्रोग्राम है एग्रीकल्चर फील्ड के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, क्योंकि सहकार कोऑपरेटिव उसी से रिलेटेड है। प्रत्येक इंडियन सिटीजन को कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने का मौलिक अधिकार यानी बेसिक राइट प्रोवाइड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में। यानी जो 97वां यानी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने से रिलेटेड है। इस अमेंडमेंट के तहत 19(1) में सेक्शन C जोड़ा गया, यानी हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने का अधिकार है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल जोड़ा गया था DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें आर्टिकल 13B जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव्स के प्रमोशन से रिलेटेड, यानी कोऑपरेटिव का प्रमोशन गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। तो आप देखिएगा, जहां मौलिक अधिकार आपके पार्ट 3 में है वहीं DPSP आपके पार्ट 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम MP गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए कोविड-19 कैसे चल रहा था, तो MP गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया था
कि स्टूडेंट घर के पास ही जाकर अपनी एजुकेशन ले लें, क्योंकि ऑनलाइन तो बेचारे कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये प्रोग्राम भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। लगभग 30% स्टूडेंट ने ही हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम के तहत एजुकेशन ग्रहण की, बाकी फ्लॉप हो गया। तो आप देखिएगा, हमारा घर हमारा विद्यालय ये एमपी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिसेंटली रिवाइज्ड पीएसएल गाइडलाइंस जारी की हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। आपको बताना है कितने वेल्थ का स्टार्टअप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आरबीआई ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की, उसमें 50 करोड़ तक की वेल्थ वाले स्टार्टअप्स को भी शामिल किया गया है। यानी किसी भी स्टार्टअप की अगर नेट वेल्थ 50 करोड़ है तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन दिया जा सकता है। तो आप देखिएगा, लास्ट टाइम जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिव्यू हुआ था वो अप्रैल 2015 में हुआ था। उसके बाद अब 5 वर्ष बाद फिर से रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। रिवाइज्ड गाइडलाइंस के तहत जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसको भी शामिल कर लिया गया है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको सीबीजी पढ़ाया था, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अगर अब इसको कोई स्थापित करना चाहता है तो वो भी पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन ले सकता है। साथ ही साथ सोलर इरिगेशन पंप स्थापित करने के लिए भी आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन ले सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जितनी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं इसमें आरआरबी शामिल होता है। आप देखिएगा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में आरआरबी भी शामिल होता है। जितनी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं और फॉरेन बैंक्स हैं उन सभी पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू होता है। इन सभी को 40% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में देना होता है। फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से प्लस है। अच्छा, ये 40% किसका है? तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करनी होती है। आरआरबी को कितना करना होता है? तो 75% करना होता है, जबकि बाकी सबको मैंने बताया 40%। आपको ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत जो एग्रीकल्चर को दिया जाता है वो 18% दिया जाता है। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मिलना चाहिए। और ये जो 18% है इसमें से 10% तो सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके तहत माइक्रो इंटरप्राइजेस को टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 7.5% लोन देना कंपलसरी होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के फूड सिस्टम विजन प्राइज की जो टॉप 10 फाइनलिस्ट की लिस्ट जारी हुई है उसमें नंदी फाउंडेशन को इंडिया से सिलेक्ट किया गया है। सिलेक्ट फसाई को भी किया गया है, लेकिन नंदी फाउंडेशन ज़्यादा चर्चा में था। तो रिसेंटली नंदी फाउंडेशन को फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020 के टॉप 10 फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको पता है नंदी फाउंडेशन किस सिटी में स्थित है? तो नंदी फाउंडेशन स्थित है हैदराबाद में। रिसेंटली जो अमेरिका का रॉक फेलर फाउंडेशन है, क्या रॉक फेलर फाउंडेशन, उसने फूड सिस्टम विजन प्राइज 2020 के टॉप 10 फाइनलिस्ट की लिस्ट जारी की। उसमें नंदी फाउंडेशन शामिल है, हमारा फसाई भी शामिल है। नंदी फाउंडेशन टॉप 10 तक ही शामिल रहा, लेकिन फसाई ने इसको टॉप कर दिया। आप इतना याद रखिएगा, फसाई इस बार के जो आपका फूड सिस्टम विजन प्राइज है उसको फसाई ने जीत लिया है, रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब नंदी फाउंडेशन आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। नंदी फाउंडेशन ने एक टर्म डेवलप किया था, अराकूनॉमिक्स। अराकूनॉमिक्स देखिए, आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, अब तो आंध्र प्रदेश में है, पहले तेलंगाना में ही थी, मतलब कि कंबाइंड था ना ये। तो अराकू वैलीज में जो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर फील्ड में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हैं उसको इन्होंने अराकूनॉमिक्स टर्म दिया है नंदी फाउंडेशन ने। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ के किस कन्वेंशन में वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर का डिस्कशन किया गया है? यानी फिर आईएलओ का कौन सा कन्वेंशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है? तो आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 182 चाइल्ड लेबर की वर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि आईएलओ में टोटल 182 मेंबर कंट्री, ठीक, सॉरी 182 मैं बोल रहा हूँ। जो आपका आईएलओ का कन्वेंशन 182 है, रिसेंटली इसको टोंगा किंगडम द्वारा रेटिफाई कर दिया गया है। इस तरह से कन्वेंशन नंबर 182 यूनिवर्सल कन्वेंशन पाने वाला आईएलओ का कन्वेंशन बन गया है। यानी आईएलओ के जितने मेंबर कंट्रीज हैं लगभग 187 हैं, उन सभी ने आईएलओ कन्वेंशन 182 को रेटिफाई कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? सारी कंट्रीज जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है उस पर काम करेंगी।
आईएलओ के 2 कन्वेंशन इस समय बहुत चर्चा में थे, आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने रेटिफाई किया था इन दोनों कन्वेंशन को 138, 182। तो 182 तो हमने डिस्कस कर लिया, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से है। 138 किससे रिलेटेड है? मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड लेबर से है। आईएलओ का 138 कन्वेंशन कहता है कि चाइल्ड लेबर 14 वर्ष से नीचे बच्चों से बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। आप देखिएगा, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने 2021 को ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया है। तो 2021 ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पूरा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके चक्कर में ही समम स्कीम मेरी गलत हो गई। पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। 2003 में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, कलाम साहब, उन्होंने रूरल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पूरा इनिशिएटिव सजेस्ट किया था। पूरा मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये इनिशिएटिव अब्दुल कलाम जी का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2004 से लेकर 2007 तक इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 क्लस्टर्स में इम्प्लीमेंट किया। बाद में 2012 में पूरा 2.0 भी लॉन्च किया गया था। पूरा 2.0 एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अभी तक कभी भी इसके लिए फंडिंग अलॉट नहीं की गई है। पूरा 2.0 का मेन मकसद ये था कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको कैसे कम किया जाए। अब जैसे मैं रूरल एरियाज़ में रहता हूँ तो नेट आता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की भी कई दिक्कत रहती है, और अर्बन एरियाज़ वाले वो तो मौज कर रहे हैं, खैर अच्छी बात है। तो आप याद देखिएगा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय मिनिस्टर है इसके नरेंद्र सिंह तोमर। हरसिमरत कौर बादल जी ने रिजाइन कर दिया है। नया क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुरक्षा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एलिफेंट्स के लिए लॉन्च किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अर्जुन मुंडा जी ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, इंडिया की जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। आप देखिएगा, स्वास्थ्य पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी द्वारा। ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल है, अभी देखा हमने। ये जो एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डैशबोर्ड है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो CEDA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के तहत कार्य करता है, उसी के द्वारा ये डैशबोर्ड डेवलप किया गया है। इस डैशबोर्ड की खास बात डिस्कस कर लेते हैं, एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस डैशबोर्ड में क्या है, ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, मतलब ट्राइबल मिनिस्ट्री की जितनी भी स्कीम उनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सारी जानकारी इसमें अवेलेबल रहेगी। देखिए, स्टार्टिंग में 11 स्कीम जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की है उनकी पूरी जानकारी आपको इस डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। 11 में से 5 आपकी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जिनका फ़ायदा लगभग 30 लाख से अधिक एसटी कम्युनिटी को, यानी एसटी पॉपुलेशन को होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 स्कीम्स पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं एनुअली। तो उन सारी स्कीम की जानकारी आपको एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डैशबोर्ड पर अवेलेबल रहेगी, मिल जाएगी। आप देखिएगा, ये जो डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है इसका मेन मकसद है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है। अच्छा, प्लेटिनम अवार्ड किसको मिला है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिला है स्कॉच का प्लेटिनम अवार्ड। गोल्ड अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च कर दिया है सृजन पोर्टल। कंफ्यूज मत होइएगा, किसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। जितने भी डिफेंस सेक्टर के इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी की जानकारी इस पर होगी, ताकि अब उनका इंपोर्ट करना बंद किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्होंने रिसेंटली PMRU का नया यूनिट किस स्टेट में स्थापित किया है? तो NPPA ने कर्नाटक में PMRU का नया यूनिट स्थापित कर दिया है। PMRU मतलब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। देखिए, ड्रग्स के प्राइस एकदम से सडनली बढ़ जाते हैं, कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, तो ड्रग्स के प्राइस की मॉनिटरिंग करने के लिए NPPA ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने
PMRU की स्थापना की है कर्नाटक में, यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ये क्या करेगा, जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर होता है उसके तहत ये PMRU काम करेगा और कर्नाटक में NPPA की हेल्प करेगा प्राइस मॉनिटरिंग में। आप इतना याद रखिएगा। देखिए NPPA इसकी एक स्कीम है CAPPM। क्या स्कीम का नाम है? CAPPM। इसी स्कीम के तहत अब तक 12 स्टेट्स और यूटी में PMRU स्थापित किए जा चुके हैं। अच्छा, CAPPM इसका फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग। ये NPPA की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आप याद रखिएगा। NPPA की बात करें तो 1997 में स्थापना हुई थी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत कार्य करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने NDHM इंडिपेंडेंस डे को लॉन्च किया है। आप बताएं NDHM में कितने ब्लॉक्स हैं? NDHM मतलब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें सिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बता देता हूँ। पहला है हेल्थ ID, दूसरा है डिजी डॉक्टर, तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, चौथा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और पांचवा है E-फार्मेसी और छठवां है टेलीमेडिसिन। ये 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ ID। हेल्थ ID में आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। जैसे आधार कार्ड है सेम वैसे ही होगा, बस अंतर इतना है कि आधार कार्ड में 12 डिजिट ID होता है, जबकि हेल्थ ID में 14 डिजिट की ID होगी। आप याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आप ये मत पूछ लीजिएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है। जो आयुष्मान भारत अभी मिशन लॉन्च हुआ था, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एपेक्स बॉडी है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की गवर्निंग एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा की जाती है, उसके हेड होते हैं हेल्थ मिनिस्टर। आप इतना याद रखिएगा। स्टार्टिंग में जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसको सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाद में पूरे इंडिया में। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस डेथ वैली किस स्टेट में या फिर किस कंट्री में स्थित है? तो डेथ वैली स्थित है USA में। रिसेंटली डेथ वैली में 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया, यानी 129.9 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखा गया। अभी तक अर्थ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कहीं नहीं देखा गया है। डेथ वैली US के कैलिफोर्निया में है। इसको डेड सी से कंफ्यूज मत करिएगा, डेड सी है आपका इजराइल में, आप ध्यान रखिएगा। देखिए US के कैलिफोर्निया में एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, वहीं पर ही है। बाकी आपको ज्योग्राफी में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। RBI ने चेक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यानी चेक क्लियरेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च किया है। आप बताना है कितनी वैल्यू से ऊपर के सभी चेक पर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो 50,000 से ऊपर के सभी चेक पर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा बैंकों के द्वारा। रिया चक्रवर्ती ने जो फ्रॉड किया उसकी वजह से RBI को ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के चेक पर फ्रॉड साइन करके रिया चक्रवर्ती ने कई बार पैसे निकाले। उसके बाद RBI भी जग गया। RBI ने सोचा कि मुझ पर कोई उंगली उठाए उसके पहले ही हम कुछ कर लेते हैं। तो 50,000 से ऊपर का कोई भी चेक होगा तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म से ही होकर जाएगा। सभी बैंकों को पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भात भूत प्रोजेक्ट ये किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो भात भूत प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गल्फ ऑफ खंभात के पास है ये। जो पानी बह जा रहा है समुद्र में उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भात भूत प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जो भात भूत प्रोजेक्ट है वो लार्जर कल्पसर प्रोजेक्ट का भाग है। तो आप ये भी याद रखिएगा, कल्पसर प्रोजेक्ट ये भी नर्मदा नदी पर है और गुजरात का ही है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में लॉन्च किया गया है? तो इंडिया में रिसेंटली यूके द्वारा 3 मिलियन पाउंड का 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी साइंटिस्ट, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प की जाएगी कोविड-19 से कैसे निपटा जाए इसके लिए। तो 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड यूके ने लॉन्च कर दिया है। देखिए 2018 में यूके और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूके इंडिया टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की थी, उसी के तहत ये इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है। आप इतना देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडिशा और महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में निर्माण श्री प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा और महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में
निर्माण श्री प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देता हूँ, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ढेनकनाल और जजपुर ये हैं उड़ीसा में। क्या? ढेनकनाल और जजपुर ये हैं उड़ीसा में, जबकि बीड एंड ओसामाबाद ये है महाराष्ट्र में। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट निर्माण श्री लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा, हाउसिंग सेक्टर में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैसे? स्किलिंग के द्वारा वुमेन्स की स्किलिंग की जाएगी हाउसिंग सेक्टर में, जिससे वुमेन्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी वुमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा हाउसिंग सेक्टर में। स्टार्टिंग में 3000 वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा हाउसिंग सेक्टर में, इसीलिए निर्माण श्री प्रोजेक्ट नाम रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया। क्या? हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया, उसके द्वारा निर्माण श्री प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल कॉस्ट क्या आएगी निर्माण श्री प्रोजेक्ट की? तो टोटल कॉस्ट आएगी 9,49,694 यूरो। अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 7,41,00,000 के आसपास इंडियन रुपीज होता है। जितना भी ये फंड है इसमें 90% तो आपका यूरोपियन यूनियन दे देगा, बाकी 10% जो बचेगा वो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा खर्च किया जाएगा। तो आप देखिए निर्माण श्री प्रोजेक्ट हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से यूरोपियन यूनियन। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।